हायर एजुकेशन में आज हम क्लास थर्ड में जो एंशियंट यूनिवर्सिटी था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में। तीसरा क्लास है ये, याद रहे, 10वें यूनिट का, हायर एजुकेशन सिस्टम का। सबसे पहला, प्राचीन विश्वविद्यालय। आप लोग का कल का होमवर्क था कि आप थोड़ा पढ़ के आएंगे इसके बारे में। तो प्राचीन सबसे पहला विश्वविद्यालय क्या है बताइए आप लोग। आवाज आ रही है तो रिस्पॉन्स कीजिए। तो आ रही है सर, कल मैं नहीं था थोड़ा। अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट, बाकी लोग। ठीक है, याद रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो प्राचीन भारतीय सबसे प्रथम और प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला है। याद रखिएगा, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला है, रावलपिंडी, याद रखिएगा। इस रावलपिंडी जिले में वर्तमान में आपको तक्षशिला के अवशेष मिलेगा। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो प्राचीन विश्व का अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय 400 से 500 ईसा पूर्व, और 400 से 500 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व के समय से इनका प्रारंभ ऐसा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कुरु के राजकुमार दुर्योधन, कुरु के जो राजकुमार दुर्योधन जो थे, ये दुर्योधन जो राजकुमार थे उन्होंने अपनी मां गांधारी जो थी, याद रहे कि जो गांधारी है उनका जन्म स्थान जो है गांधार एक जगह था। तो ये गांधारी कहा जाता है उनको, और गांधारी के ही स्मरण में ये तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो है नींव रखी गई थी।
नींव रखा गया था। और ये जो गांधार है, इस गांधार जो क्षेत्र है उसका उल्लेख आपको महाभारत में मिलेगा। महाभारत में एक जगह गांधार का उल्लेख किया गया है, और उस महाभारत की जो गांधार जगह है जो, वो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। और पाकिस्तान में एक अभी भी जिला है जिसका नाम है रावलपिंडी। वहां ये तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो है अवशेष हम देख सकते हैं। याद रहे कि इस तक्षशिला विश्वविद्यालय को 1980 में 1980 में जो हमारा विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को करके एक साइट है, आप लोग देखेंगे। यूनेस्को, जितने भी खोज होते हैं, अनुसंधान होते हैं, वो सभी इसमें हम शामिल कराते हैं। ये साइट में देखे जा सकते हैं। तो यूनेस्को की जो साइट है उसमें 1980 में इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। अगली बात ये याद रखना है कि ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इस तक्षशिला अंतरराष्ट्रीय प्राचीन विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा होती थी। शिक्षा जो है वो बौद्ध धर्म की होती थी। और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक जो स्टूडेंट कैपेसिटी जो होती है, मतलब विद्यार्थियों की जो पढ़ने की क्षमता, अगर कहें कि तक्षशिला में सीट जो कहें विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थी जो क्षमता थी वहां की, वो 10,500 विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर सकते थे। इतना बड़ा विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय रूप से तक्षशिला था। याद रहे ये बात कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में इंडिया के सिवाय इराक, तुर्की, ग्रीक और इजिप्ट, और साथ ही साथ सीरिया, अरबिया, सीरिया, अरबिया, तुर्की और चीन और एशिया के तमाम स्थानों से लोग, शिक्षार्थी यहाँ अध्ययन करने के लिए आया करते थे। यहाँ पे बात करें शिक्षकों की, तो शिक्षक जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे वे थे 2000, 10,500 विद्यार्थी और 2000 शिक्षक।
इतना बड़ा विश्वविद्यालय था। और इस विश्वविद्यालय में कोई शिक्षार्थी अध्ययन के लिए अगर प्रवेश लेना चाहे, तो प्रवेश की जो न्यूनतम आयु थी, प्रवेश हेतु प्रवेश की न्यूनतम आयु ये 16 वर्ष प्लस था, अर्थात 16 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को वहां प्रवेश की योग्यता थी। प्रवेश योग्यता। इतना बात समझ में आ रहा है? कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं। नहीं सर। ओके। इसको आप नोट कर रहे हैं तो अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद तक्षशिला के बारे में और भी हम बहुत कुछ जानेंगे। अभी हो गया नोट, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ूं। जी। हो गया सर। ओके। थोड़ा आप लोग सर्वर में रहा कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आवाज आप लोग का कट कट के आता है। मुझे लगता है कि सर्वर ही प्रॉब्लम होगा। इरेज कर दूं मैं फाइनली? जी ओके। सर। बात तक्षशिला विश्वविद्यालय में अगर पाठ्यक्रम की करें हम, तो पाठ्यक्रम में 68 पाठ्यक्रम वैकल्पिक था। अर्थात एक दो 10 15 नहीं, 68 पाठ्यक्रम वहां होता था, जिसमें दर्शन, कानून, शिल्प, राज्य, रक्षा, व्याकरण, युद्ध रणनीति, युद्ध रणनीति और कई अनेक भाषाएं जो थी वो शामिल थी। इसमें 18 जो है कला भी थी। 18 कला। और 18 कला में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, संगीत कला होती है, नृत्य कला होती है, संगीत कला, नृत्य कला, ललित कला आदि। और साथ अगर देखा जाए तो गणित, खगोल, विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष भी शामिल है।
आयुर्वेद में ही एक्यूपंचर और सर्जरी जैसे भी बड़े से बड़े ऑपरेशन जैसे वहां पे अध्ययन कराते थे। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय के अध्ययन में विशिष्ट था, अर्थात तक्षशिला जो है वो चिकित्सा अध्ययन के नाम से प्रसिद्ध था। याद रहे। आप लोग से मैं कल एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आप लोग कल के क्लास में कोई था तो बताइए तो। चिकित्सा में महानता थी तक्षशिला विश्वविद्यालय के पास। कल की क्लास में कोई थे तो बताइए, यस सर करके मैं समझूं। कोई नहीं थे मतलब कल की क्लास में? मैं नहीं था सर। अच्छा। और बाकी लोग जो अटेंड कर रहे हैं कल की क्लास में थे? मैं भी था। नहीं सर, हम दोनों ने साथ। अच्छा। और उसी में फंस गया। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो मैं कल की क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि तक्षशिला और नालंदा जैसे बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हमारे प्राचीन धरोहर जो थे उसको नष्ट करने में किसका हाथ था? ये कल क्वेश्चन किया था मैं। आप लोग में से किसी को पता है? पता नहीं सर, लेकिन मंगोल हो सकता है। अच्छा, चलिए इसको सर्च करके आइएगा आप लोग भी। ठीक है, आगे तो मैं जी बताऊंगा ही, सर। लेकिन एक बार सर्च जरूर कीजिएगा। जी सर। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रमुख विश्वविद्यालय था। याद रहे कि स्नातक होने से पहले 7 वर्ष तक आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी का अध्ययन यहाँ किया जाता था। 7 वर्ष तक आयुर्वेद और सर्जरी किया जाता था यहाँ, स्नातक के पहले। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन क्या क्या होता था ये जान गए हम लोग। अब थोड़ा इसके आगे बात जानते हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में कुछ मुख्य किरदार थे, कुछ विशेष यहाँ के व्यक्तित्व थी, उनको हम जानते हैं। मुख्य व्यक्तित्व जो था तक्षशिला विश्वविद्यालय में, आप लोग पाणिनि का नाम सुने होंगे। पाणिनि सुने हैं क्या? पाणिनि का नाम? जी मैं सर। तो ऐसा हूँ, लेकिन उसके बारे में कंफर्म नहीं है मेरे। अच्छा ठीक है। तो पाणिनि जो था एक सुप्रसिद्ध व्याकरणिक था, एक सुप्रसिद्ध व्याकरणिक था।
सर कितना टाइम से इनका स्टार्ट प्रमुख करेंगे क्लास? क्लास लमसम 20 मिनट होने जा रहा है। आप लोग क्लास प्रॉपर टाइम पे आया कीजिएगा, जिससे कि कोई टॉपिक छूटे ना। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम तक्षशिला विश्वविद्यालय के मुख्य जो किरदार था जिनका, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुख्य जो व्यक्तित्व था तक्षशिला विश्वविद्यालय में, तो पहला हम देखें कि वो पाणिनि थे। और पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि जो है वो एक सुप्रसिद्ध जो है व्याकरणिक थे। दूसरा, आप लोग कौटिल्य को जानते होंगे। जी सर। है ना भाई? आज के डेट में कौटिल्य के कई सारे कॉपी हमारे भारत में मिलते हैं। गूगल बॉय कौटिल्य करके एक बच्चा का नाम आता है, देखेंगे आप लोग, बहुत विद्वान है वो, उनके पास जानकारी बहुत है। तो वो एक कौटिल्य महान व्यक्तित्व थी, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही मुख्य व्यक्तित्व थे, जिनको हम लोग चाणक्य भी कहते थे। अब तो क्लियर हो गया होगा कि कौटिल्य कौन। जी सर। तो जो चाणक्य कौटिल्य थे, वो मुख्य व्यक्तित्व थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। और हम जाने और ज्यादा कि कौटिल्य चाणक्य थे कौन, तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, उनके मंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे चाणक्य। चाणक्य नीति आज भी हमारे गूगल में आप निकाल सकते हैं, और चाणक्य नीति की अनेक सारे पुस्तकें आज बाजार में भी उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और प्रमुख व्यक्तित्व भी थे तक्षशिला विश्वविद्यालय की। अगला जो व्यक्तित्व थे वो है चरक। तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो चरक थे वो चिकित्सा के शिक्षक थे। चिकित्सा के प्रमुख शिक्षक में चरक का नाम सामने आता है। आप लोग सुने होंगे चरक जी का चरक संहिता भी बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मौर्य काल में भी तक्षशिला जो है सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और मौर्य काल, मौर्य जो काल था उसमें तक्षशिला जो है वो एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। उसको भी लिख लीजिएगा, कहीं पूछ सकता है। अगली बात ये जानना है अपने को कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद भी और कौन से विश्वविद्यालय थे जिनका सेकंड नंबर पे हमारे प्राचीन धरोहर में, शिक्षा के प्राचीन धरोहर में, भारत में प्राचीन विश्वविद्यालय थे। तो पहले इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, इसमें कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग दूसरे विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे, वो है नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में
इतना से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। कोई डाउट तो नहीं है? नोट कर लिए हैं प्रॉपर, तो आगे बढ़े। जी सर। सर इसमें धर्म विशेष था कि नहीं था, थोड़ा जानकारी दे सकते हैं क्या? हाँ, ये जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो शिक्षा होती थी वो बौद्ध धर्म की होती थी। ठीक है। जी सर। हाँ, बौद्ध शिक्षा जो प्रणाली थी और वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, है ना? तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली से इसमें अध्ययन होता था। सब लोग इसको नोट कर लिए, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े। इरेज कर दूं मैं? जी सर। जी सर। ओके। प्रथम और प्राचीन और अंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थान का अगर नाम आए तो ये तक्षशिला को मत भूलिएगा आप लोग, तक्षशिला विश्वविद्यालय को। दूसरा और प्राचीन विश्वविद्यालय में नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी। भारत सरकार इस पे बहुत बड़ा मुहिम चला रही है, आपको पता होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने की बड़ी मुहिम है सरकार की। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो क्या था, इसको जानने से पहले तो हमको नालंदा जो शब्द है उसका अर्थ जानना होगा। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, इसमें जो नालंदा जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान का दाता। नालंदा शब्द का अर्थ है नालंदा शब्द का अर्थ ज्ञान का दाता होता है। और इसकी जो जड़ें हैं वो संस्कृत भाषा में है। अगली बात जानना है हमको कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है। तो राजगीर एक जगह है, वो जगह है बिहार में। तो ये जो राजगीर जगह है बिहार में, वही ये नालंदा विश्वविद्यालय है। पूरा एड्रेस अगर बोलें तो राजगीर बिहार का एक जगह, बिहार प्रदेश हुआ और भारत देश हुआ। विदेशों तक फेमस है तो इसलिए ऐसा एड्रेस लिखते हैं। बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण था तो वो कब कब था। तो 400 से 500 ईसा पूर्व हम लोग तक्षशिला को देखे हैं। और इसका जो निर्माण है
वो पांचवी सदी में, अंत में पांचवी सदी के और छठवीं सदी के जो है प्रारंभ में, पांचवी सदी के अंत और छठवीं सदी के प्रारंभ में, छठवीं शताब्दी सदी के प्रारंभ में गुप्त राजा जो शंकरादित्य थे उनके संरक्षण में, गुप्त राजा शंकरादित्य के संरक्षण में ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका निर्माण हुआ था। नालंदा जो है उसका इतिहास छठवीं शताब्दी के दौरान महावीर और भगवान बुद्ध के काल का है। छठवीं शताब्दी में जो महावीर और जो भगवान बुद्ध थे, बुद्ध के काल से है। अगला बात ये जानना है कि जो भगवान जो बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध के करीबी जो अनुयायी जो थे, सारिपुत्र, भगवान बुद्ध के करीबी अनुयायी या कहो कि फेमस उनके यजमान जैसा करीबी अनुयायी जो थे, सारिपुत्र का जन्म स्थान है। याद रखना है आपको। अगली बात ये याद रखना है कि जो नालंदा है इसको 2016 में नालंदा को विश्व धरोहर की संज्ञा दी गई और यूनेस्को में शामिल किया गया। जैसे तक्षशिला को यूनेस्को में शामिल किया गया था 1980 में, वैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को की जो साइट है उसमें 2016 में शामिल किया गया था। बहुत लेट हो गया था जब इसको
शामिल किए, तो ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, पहले ही हो जाना था। याद रखिएगा, ये हेरिटेज साइट है, इंडिया का हेरिटेज साइट है, जहां पे जितने भी प्राचीन कला, संस्कृति, धरोहर की समस्त प्रदर्शन उसमें आप देख सकते हैं, यूनेस्को। अगली बात अगर हम करें कि तक नालंदा विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ, या कहें कि जो वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो क्षमता थी, विद्यार्थी या शिक्षार्थी क्षमता, नालंदा विश्वविद्यालय की विद्यार्थी क्षमता जो थी वो करीब 8,500 था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की क्षमता जो है 10,500 थी, और इसमें 8,500 विद्यार्थी थे। लास्ट टाइम क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि कौन से विदेशी यात्री तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखना है आपको, कई सारे विदेशी यात्री विदेश से यहाँ अध्ययन के लिए भारत, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में आए थे। यहाँ पे भारत के साथ साथ चीन, तिब्बत और कोरिया, यहाँ के भी विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आते थे। बात अगर करें शिक्षक की, तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या लगभग 1,500 था। और यहाँ पे बौद्ध धर्म के महायान अध्ययन जो यहाँ होता था, वो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ थे महायान और हीनयान। इनकी पढ़ाई यहाँ पे होती थी। पॉइंट वाइज सब चीज को बढ़िया से आप लोग लिखते जाइएगा। आगे बात करें हम लोग, तो इस नालंदा विश्वविद्यालय में वेद, तर्क, संस्कृत, व्याकरण, चिकित्सा और सांख्य भी थे। वेद, तर्क, चिकित्सा और सांख्य भी शामिल था। 7वीं शताब्दी जो है उसमें चीन के विद्वान जैसे जुआन और आइकिंग, 7वीं शताब्दी में चीन के विद्वान जो थे
जुआन व आइकिंग ये जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किए थे। यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन से विश्वविद्यालय, जो भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय थे, वहां जुआन और आइकिंग ने दौरा किया था। तो उसका सही आंसर नालंदा विश्वविद्यालय है। यहां तक आप सब लोग को समझ में आया? जी सर। आप लोग अगर नोट कर लिए तो मैं इसको मिटा दूं क्या? जी सर। ओके। देखिए, अब नेट का जो एग्जाम है वो पहले जैसे नहीं रह गया है। याद आपको रखना है, पहले क्वेश्चन पूछते थे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। इतना सरल क्वेश्चन पहले पूछा करते थे। अब पूछा यह जाता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके नींव में कितने पत्थर थे। मतलब क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टीज है वो बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गई है। तो आपको ये जानकारी होगी कि आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में, शायद नेट के भी एग्जाम में माइनस मार्किंग चालू हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में जो जुआंग और आइकिंग जो थे वो बाद में स्वयं योग शास्त्र का अध्ययन करने में नालंदा के छात्र बन गए। जो जुआंग जुआंग किंग जो बोलते थे, जुआंग जैंग नाम था उनका, जुआंग जैंग, ये जो है पहले तो ये दौरा करने आए नालंदा विश्वविद्यालय का। उसके बाद स्वयं जो है ये योग शास्त्र के विद्यार्थी रहे नालंदा विश्वविद्यालय में। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारत देश आज के डेट में जिसको हम लोग सुनते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे भारत को, और ये विश्व गुरु रह चुके हैं। ऐसी भारत देश के निवासी हैं आप लोग सब, हम लोग सब। नेक्स्ट बात, जो ह्वेनसांग एक शिक्षक भी थे और इन्हें भारतीय उपाधि में मोक्ष देव प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, ये भी विदेशी व्यक्तित्व हैं, ह्वेनसांग। ये जो ह्वेनसांग है ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। और चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालय है और यहाँ ये शिक्षक थे, तो यहाँ पे जो भारतीय लोग इन्हें भारतीय उपाधि देने के लिए मोक्षदीप का उपाधि दिए थे। जैसे आज के डेट में हम लोग पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे जानते हैं, उसी तरीके से भारतीय उपाधि से इनको नवाजा गया था, मोक्षदीप। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी उपाधि से ह्वेन सॉन्ग को नवाजा गया था, तो आपको आंसर पता होना चाहिए।
मोक्ष देव था, सॉरी, मोक्ष देव था यहाँ पे। मोक्षदीप याद आ रहा था। मोक्ष देव की उपाधि उनको दी गई थी। अगली बात याद रखना है कि ये जो हेनसांग है वो भारत जैसे इस देश में नालंदा विश्वविद्यालय में 12 वर्ष से अधिक रहे हैं। 12 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत किया। बड़ा लंबा समय होता है 12 साल। आपको ये भी चीज जानना है कि नालंदा जो है वो ना केवल विश्वविद्यालय था, बल्कि नालंदा में नालंदा पुस्तकालय, ग्रंथालय, बहुत फेमस है ये नालंदा पुस्तकालय और ग्रंथालय। तो नालंदा पुस्तकालय और ग्रंथालय आज देखते हैं तो आप लोग अगर रायपुर के आसपास रह रहे होंगे तो शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसके नाम से आज भी लाइब्रेरी है। यहाँ पे इस नालंदा जो पुस्तकालय है वहां पे 9 मिलियन किताबें थी। 9 मिलियन किताब। कोई मुझे बताएगा कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 9 मिलियन 10 लाख। किताब। बहुत सुंदर। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, और 9 मिलियन बराबर 90 लाख। 90 लाख किताब अपने आप में बड़ा उपलब्धि था भारत के पास। और ये जो 9 मिलियन किताब को रखने के लिए नालंदा जो पुस्तकालय था, याद रहे कि ये 9 मंजिला ऊंचा भवन था। 9 मंजिला, 9th फ्लोर ऊंचा भवन था। और यहाँ पे पुस्तकालय को 3 विभाग में बांटा गया था। 9 मंजिला ऊंचा भवन में 90 लाख किताब, 9 मिलियन किताब, और इसको 3 भाग में विभाजित किया गया था। जैसे आज के डेट में बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जानते हैं आप लोग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, उसी तरीके से ये लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट था। अब इससे भी अंदर क्वेश्चन पूछता है, 3 भाग में जो नालंदा विश्वविद्यालय में 3 भागों में जो उनको 9 मंजिला भवन को बांटा गया था, तो वो कौन कौन सा नाम था? तो ये भी याद रखना है कि जो 3 भाग में विभाजित किया गया था उसका तीनों का अलग अलग नाम था। 3, रत्न सागर पहला नाम। यहां तक दिखाई दे रहा है आप लोग को? लास्ट तक लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। दिखाई दे रहा है सर, दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया। दूसरा था रत्न रंजन।
और तीसरा है रत्नदधि। ये 3 डिपार्टमेंट था लाइब्रेरी के लिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय में 9 मंजिला भवन के 3 विभाग थे। 3 विभाग में वो तीनों विभाग का नाम ये निम्न है। याद आपको ये भी रखना है कि ये जो नालंदा जो विश्वविद्यालय में ये जो ग्रंथालय था, 9 मिलियन जो भवन का जो ग्रंथालय, इसका नाम जो था वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, वो था धर्मकुंज। धर्मकुंज करके ये धर्मकुंज या धर्मगंज, ऐसे 2 नाम पूछते हैं। दोनों में से कुछ भी आएगा तो याद रखिएगा ये नाम था इसका। जिसको 3 भाग में बांटे, तो रत्न सागर, रत्न रंजन और रत्न दधि। यहां तक हो गया तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर और भी इसके आगे टॉपिक है जो नालंदा विश्वविद्यालय से ही संबंधित हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे। नोट कर लिए क्या आप लोग? साथ ही साथ नोट भी करते जा रहे होंगे आप लोग, तो नोट कर लिए होंगे जी तो सर। बताइए। जी सर, हो गया। ओके। जैसे कि हम लोग जाने कि भाई तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन थे। अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था, यहाँ प्रमुख व्यक्तित्व में कौन कौन थे। नागार्जुन, नाम सुना है आप लोग ने? यस और नो जवाब दीजिए। नाम तो सुने हैं, बाकी सर इसके बारे में पता नहीं। सुने हैं ना नाम तो? तो जो नागार्जुन थे वो एक महायान बौद्ध दार्शनिक थे। महायान बौद्ध दार्शनिक थे। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था, विद्यार्थी भी रहे। ये महायान बौद्ध के दार्शनिक थे और इन्होंने अध्ययन भी किया था नालंदा से ही। अध्ययन भी नालंदा से ही किया, पढ़ा भी वहीं और पढ़ाया भी वही वाला कहानी है। अध्ययन भी किया था नालंदा से। अगली चीज याद रखना है, इसको उपाध्याय पूछ सकता है ना, उपाध्याय भी बोला जाता है। उपाध्याय भी रहे वहां। दूसरा जो पर्सन है, जो प्रमुख व्यक्तित्व थे नालंदा विश्वविद्यालय के, पहला नागार्जुन, दूसरा हम जानते हैं आचार्य शुक्ल श्रीभद्र। ये भी प्रमुख व्यक्तित्व थे नालंदा विश्वविद्यालय के। तो जो आचार्य शुक्ल श्रीभद्र थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख थे। आयुर्वेद विभाग के प्रमुख थे। विभाग के विभागाध्यक्ष लिख सकते हैं, एचओडी बोला जाता है उसको, आप लोग जानते हैं, विभाग के प्रमुख।
आचार्य शुक्ल श्रीभद्र। ये श्रीभद्र एक साथ लिखा जाता है। नेक्स्ट चीज, जो तीसरे व्यक्तित्व है नालंदा विश्वविद्यालय के थे, वे थे आर्यभट्ट। मैं सोचता हूं 9वीं क्लास से आप लोग आर्यभट्ट के बारे में सुनते आ रहे होंगे। जो आर्यभट्ट थे वो प्रमुख भारतीय गणितज्ञ थे। और साथ ही साथ इनके पास खगोल शास्त्र की महान विद्या का भी इनको ज्ञान था। खगोल शास्त्री भी कह सकते हैं। खगोल शास्त्र में इनके पास महानता थी। अब जो मैं 2 दिन से जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आज आंसर आपको बताता हूं। एक बार फिर से पूछ रहा हूं आप लोग को, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने में तुर्की के शासक का हाथ था। आप लोग को याद है क्या? उसका नाम क्या है? चलिए, तो याद रखना, ये जो नाम हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत की पुरातन संस्कृति, संस्कार और प्राचीन विश्व गुरु को जिन्होंने तोड़ा, इनका प्रमुख हाथ था, उनका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ऐसे स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम तो नहीं लिखा जाना चाहिए। भारत के लिए बहुत बड़ा विद्रोही था ये, लेकिन हमको पढ़ना है। बख्तियार खिलजी जो थे वो आक्रमणकारी थे। 1193 आसपास, 1193 में जो तुर्की आक्रमणकारी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी जो है, उसने विश्वविद्यालय को जला दी पूरी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, जलवा दिया। और पूरी तरीके से हमारा जो विश्वविद्यालय था, लाइब्रेरी था, नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया। और याद ये भी रखना है कि जो लाइब्रेरी जिसमें हमारे 90 लाख किताब थे, 9 मिलियन पूरे किताब थे, उसकी आग कल्पना भी नहीं कर सकते हम। उसकी जो आग है, उसने जब नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा लाइब्रेरी को जब उसने जलाया, तो पूरे 3 महीने तक, 3 महीने तक आग जो है वो धधकती रही।
3 महीने उसमें आग थी। बख्तियार खिलजी, कभी भी मत भूलिएगा। मिलेंगे तो नहीं दोबारा, लेकिन भूलना नहीं चाहिए ऐसे। क्या कहो अब इनको, अब बेईमान भी कहो तो उपाधि कम है उनको। आगे हम देखते हैं कि 2010 में विभिन्न देश 2010 में विभिन्न देश, जिसमें जापान, चीन, थाईलैंड, जापान, चीन, थाईलैंड, लाओस। आप लोग को नीचे तक दिख रहा है पूरा? जी जी सर। यस सर। ओके। लाओस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, आदि के सहयोग से इस नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। इतनी सारी बातों को आपको बहुत जरूरी है कि याद रखना। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उस पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अभी, और नालंदा विश्वविद्यालय का बड़ा स्ट्रक्चर अभी सामने आने वाला है आपके सामने, और भारत पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। इतना आप सबको क्लियर है? कोई डाउट्स जी तो नहीं सर। है इसमें? जी सर, क्लियर है। ओके, चलिए इसको नोट कर लिए क्या आप लोग? जी सर। बाकी ओके। यस। किसी का बता हो देख लीजिए। सॉरी, क्या बोले आप लोग? हो गया है सर, बाकी और किसी का बचा होगा बोल रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक। हो गया है सर मेरा। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ भी पॉइंट पे इस पे डाउट होगा दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में, नालंदा और तक्षशिला के बारे में, तो पूछ सकते हैं। बाकी अपन जो है इसके आगे की क्लास कल करेंगे, जिसमें हम लोग और भी हमारे कई सारे विश्वविद्यालय थे भारत की प्राचीन धरोहर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, ओदनपुरी विश्वविद्यालय, जगदला विश्वविद्यालय, मिथिला, नादिया, नवदीप, ये सारे विश्वविद्यालयों के बारे में हम लोग और आगे अध्ययन करेंगे। क्लास जैसे आप लोग को बिफोर 10 मिनट बता दिया जाता है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग थोड़ा जुड़ने का प्रयास किया कीजिए।
चलिए जी आज सर। की क्लास यहीं ओवर करते हैं। जी 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 बिल्कुल सर। बिल्कुल थैंक सर। यू सर। धन्यवाद सर। ओ, थैंक यू सर। मीटिंग करना है।